नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में होने वाले नेशनल गेम्स का उद्घाटन कर सकते हैं पीएम मोदी। शीतकालीन प्रवास यात्रा पर भी पहुंचने की संभावना। सीएम धामी से मुलाकात के बाद जगी उम्मीदें। उत्तराखंड को केंद्र से मिली बड़ी सौगात। 14 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मिली स्वीकृति। बिजली उत्पादन में होगा इजाफा। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर शिकंजा। शासन के आदेशों पर चल रही मदरसों की जांच में हुए चौंकाने वाले खुलासे। बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहे 100 से अधिक मदरसे। और हरिद्वार मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड पर दिए जाने के खिलाफ छात्रों का आंदोलन। हेल्थ डिपार्टमेंट ट्रस्ट को सौंपने की कर रहा तैयारी। छात्रों को सता रही भविष्य की चिंता। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड में आयोजित होने वाले नेशनल गेम्स का उद्घाटन पीएम मोदी कर सकते हैं। बता दें कि दिल्ली दौरे के दौरान सीएम धामी ने पीएम मोदी को राष्ट्रीय खेलों के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि पीएम मोदी ने राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी और इसके साथ ही सीएम धामी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीतकालीन चारधाम यात्रा पर भी जल्द आ सकते हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमने उनसे राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करने का आग्रह किया था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्वीकृति दी है कि जो 38वें खेल इस बार देवभूमि उत्तराखंड को जिसकी मेज़बानी मिली है, उन खेलों का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा और उसके बाद ये खेल प्रारंभ होंगे। इसके साथ साथ मैंने उनको देवभूमि उत्तराखंड में इस बार जो हमने शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की है उस यात्रा की भी जानकारी दी और उनसे आग्रह किया कि किसी दिन एक दिन शीतकालीन यात्रा में वह भी यहाँ पर शीतकाल में प्रवास करें और उनके प्रवास करने से निश्चित रूप से देश दुनिया में शीतकालीन यात्रा का अपना एक प्रचार प्रसार भी होगा, लोगों को जानकारी भी होगी। उत्तराखंड को केंद्र से बड़ी सौगात मिली है। प्रदेश के 28 पेंडिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में से 14 को केंद्र की स्वीकृति मिल चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कोर्ट में लंबित हैं, उन पर भी कार्रवाई जारी है, लेकिन 14 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र की सहमति मिल चुकी है, जिस पर जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। उत्तराखंड में जितनी हमको हाइड्रो प्रोजेक्ट की जितनी संभावनाएं हैं और जितनी ऊर्जा उत्पादन की संभावनाएं हैं, उस पर बहुत काम करने की आवश्यकता है और मेरा हमेशा से प्रयास रहा है कि मैं लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय ऊर्जा मंत्री जी से, जल शक्ति मंत्री जी से, जितने भी विभाग इस क्षेत्र में आते हैं उन सभी से मैंने लगातार हमारे जो हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, जो हमारे प्रस्तावित हैं, उनको स्वीकृति देने का अनुरोध किया था और अभी हमको स्वीकृतियां मिली भी हैं, क्योंकि जो मामले न्यायालय में लंबित हैं उसके अतिरिक्त अन्य स्वीकृतियां भी अभी पेंडिंग हैं, वो भी जल्दी मिलेंगी। जो मिली हैं उससे निश्चित रूप से हम ऊर्जा के क्षेत्र में जो ऊर्जा प्रदेश का संकल्प लेकर हमारा ये नया प्रदेश बना था, हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड में अवैध रूप से चल रहे मदरसों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। प्रदेश भर में अवैध मदरसों की जांच जारी है। इसी बीच जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जांच के बाद 100 से अधिक ऐसे मदरसों का पता चला है जो अवैध रूप से संचालित हो रहे थे। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड में अवैध मदरसों की जांच चल रही है। प्रदेश भर में चल रही मदरसों की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस जांच के बीच उधम सिंह नगर जिले की रिपोर्ट में जसपुर, बाजपुर, काशीपुर, रुद्रपुर, सितारगंज, खटीमा में 129 मदरसे अवैध रूप से चलते पाए गए। इन मदरसों में 5800 बच्चे पढ़ रहे हैं, जो उत्तराखंड के अलावा बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल के हैं। इस बीच सरकार के सख्त रुख को भांपते हुए कुछ मदरसे बंद भी हो गए हैं। देखिए, अवैध चाहे मदरसे हों या अवैध अतिक्रमण हो, ये किसी भी कीमत पर देवभूमि उत्तराखंड में नहीं होना चाहिए। देवभूमि का ये एक मूल स्वरूप है। यहाँ के बारे में पूरे देश दुनिया के एक अलग सोच है, आस्था है, श्रद्धा का ये स्थान है, धर्म की, अध्यात्म की, आयुष की ये भूमि है। तो अतिक्रमण हम हटाएंगे और अवैध मदरसे उनका सत्यापन करने के लिए आदेश कर दिए गए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भी उसको देखेगा, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक उस पर पूरी निगरानी करते हुए वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाएंगे।
धर्मनगरी हरिद्वार में भी शुरुआती जांच में 21 मदरसे अवैध पाए गए। देवभूमि उत्तराखंड में 416 मदरसे रजिस्टर्ड हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 400 के आसपास ही मदरसे अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अकेले उधम सिंह नगर में बड़ी तादाद में अवैध मदरसे मिले हैं, माना जा रहा है कि प्रदेश भर में इनकी संख्या कहीं अधिक हो सकती है। मुख्यमंत्री का कहना है कि अवैध मदरसों को कहां से फंडिंग हो रही है, इसकी भी जांच की जा रही है। में फंडिंग दिखा रहे हैं, आज आखिर इतनी फंडिंग हो कहाँ से रही है, ये भी जांच का सब्जेक्ट है। ये सभी चीज़ें जांच में आएंगी। फंडिंग कहाँ से हुई है, कहाँ से इनके लिंक हैं, कहाँ से ये आए हुए हैं, क्या इनकी पृष्ठभूमि रही है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक अवैध रूप से संचालित सबसे अधिक मदरसे यूपी से लगे बॉर्डर एरिया वाले नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून के सहसपुर और विकास नगर क्षेत्र में संचालित हो रहे हैं। गैर पंजीकृत इन मदरसों के हजारों बच्चों का जीवन दांव पर लगाकर उन्हें क्या पढ़ाया जा रहा है, किसी को इसकी भनक तक नहीं। माना जा रहा है कि ताजा खुलासे के बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कड़े एक्शन ले सकते हैं। उत्तराखंड में हो रहे निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की क्या कुछ तैयारियां हैं और इस बार निकाय चुनाव में कितने मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे, इस रिपोर्ट से समझिए। 23 जनवरी को उत्तराखंड में निकाय चुनाव होने हैं। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग अपनी तैयारियों में जुटा है। आयोग ने प्रदेश के तमाम मतदाताओं की सूची भी तैयार कर ली है। प्रदेश की 100 नगर निकायों में चुनाव हो रहा है, जिसमें 11 नगर निगम हैं, 43 नगर पालिका, 46 पंचायत, जिसमें 1309 वार्ड शामिल हैं। प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए 1544 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 3458 मतदान स्थल बनाए गए हैं। मतदाताओं की बात करें तो 14,92,746 महिला मतदाता हैं, 15,91,063 पुरुष मतदाता हैं, तो वहीं 538 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। कुल मतदाताओं की बात करें तो 30,84,347 वोटर्स इस बार नगर निकाय चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। देखिए, मैं अगर आपसे सबसे पहले ओवरऑल बातचीत अगर करूं तो हमारे टोटल 100 जो हैं नगर निकाय जिनमें चुनाव हो रहा है इस समय, और इसमें टोटल वार्डों की संख्या अगर मैं करूं तो 1309 टोटल वार्ड्स हैं इन 100 निकायों में। टोटल मतदान केंद्रों की बात करूं तो 1544 हमारे मतदान केंद्र हो जाते हैं। मतदान स्थल की बात करूं तो 3458 हमारे मतदान स्थल रहेंगे इस पूरे चुनाव में। वोटर डिटेल्स की बात करूं तो टोटल महिला मतदाता हमारे यहाँ जो रजिस्टर्ड हैं 14,92,746, 14,92,746 हमारे यहाँ पंजीकृत हो चुके हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पुरुष मतदाता हमारे जो रजिस्टर्ड हैं 15,91,063, और जो हमारे अन्य मतदाता अदर सेक्स के हैं 538 ऐसे मतदाता हमारे यहाँ पंजीकृत हैं। निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग तैयारी में जुटा हुआ है। आयोग के सचिव की माने तो पुलिस बल, होमगार्ड के साथ ही राज्य कर्मचारी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। शांतिपूर्ण मतदान करने को लेकर आयोग प्रतिबद्ध है। कोई भी अगर ऐसा इलेक्शन रिलेटेड अगर बैड एंड करप्ट प्रैक्टिसेस अगर हो रही हैं उस पर अंकुश लगाया जा रहा है, प्रभावी चेकिंग की जा रही है। इसमें स्टेट लेवल की टीम्स भी काम कर रही हैं और हमारी जनपद लेवल की टीम्स भी काम कर रही हैं। अगर मैं कल तक के डाटा पे अगर आपसे बात करूं तो कल की डेट तक में अगर मैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यू बात करूं तो लिकर जो है वो पुलिस विभाग के माध्यम से लगभग 26,50,000 प्लस की जो है लिकर सीजर की गई है। अगर एक्साइज डिपार्टमेंट की बात करूं तो 10 लाख प्लस की जो है वैल्यू के हिसाब से लिकर सीजर की गई है। उत्तराखंड में 23 जनवरी को निकाय चुनाव के लिए जहां मतदान होगा तो वहीं 25 जनवरी को मतगणना होगी। ऐसे में देखना होगा कि चुनावी नतीजे सामने आएंगे तो किस राजनीतिक दल को ज्यादा फायदा होता है।
हरिद्वार के राजकीय मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड पर चलने के विरोध में आज एमबीबीएस की छात्राओं की ओर से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। एक सूत्रीय मांग को लेकर छात्राओं ने अपनी कक्षाएं छोड़कर धरना प्रदर्शन किया। वहीं कहा यह जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज के संचालन को पीपीपी मोड पर दिए जाने से कॉलेज के छात्रों की फीस नहीं बढ़ेगी, साथ ही छात्रों को अन्य सभी सुविधाएं सरकारी भी मेडिकल कॉलेज के समान ही मिलती रहेगी। सर, हम जब इस कॉलेज में आए थे तो हमें ये बताया गया था, वादा किया गया था कि ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। सर, बोर्ड में लिखा है राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार का है ये, और आज हमें बिना बताए पता चलता है कि अब ये प्राइवेटाइज हो रहा है। सर, हम 5.5 साल के बाद यहाँ निकलेंगे। हमने सर नंबर निकाला, हमने पढ़ाई करी, हमने अपनी पूरी जान लगा दी। हम जाते हैं तो हम बोलते हैं कि हम एक गवर्नमेंट के डॉक्टर हैं। हमें गवर्नमेंट हम पे ये दावा करती है कि हम एक मेडिकल के स्टूडेंट पे इतने पैसे खर्च करते हैं, और आज हमें कह रहे हैं कि हमसे बिना पूछे हमें प्राइवेट कर देंगे। सर, हमें तो टैग ही नहीं चाहिए। उत्तराखंड कांग्रेस से निष्कासित हुए काशीपुर के बागी नेता चेतन अरोड़ा और शोभित गुड़िया ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बता दें कि बुधवार सुबह कांग्रेस ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते बाहर का रास्ता उन्हें दिखाया था। शाम तक दोनों ही नेताओं ने अपने कई समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थामा। रुद्रपुर से बीजेपी विधायक शिव अरोड़ा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। कुछ नहीं, हर एक आदमी की अपनी विचारधारा होती है। मुझे लगा कि इस समय मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में ये प्रदेश बहुत आगे बढ़ रहा है, और भाजपा ने इतना बढ़िया युवा प्रत्याशी उतारा है हमारे सब लोगों के बीच। मुझे बिल्कुल लगा कि इस समय उनके साथ कंधे से कंधा मिला के साथ देना चाहिए, और बहुत जल्द और भी कांग्रेस के लोग भाजपा ज्वाइन करेंगे। पौड़ी के नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रही बीजेपी की बागी नेता प्रियंका थपलियाल ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें उन्होंने शहर की मूलभूत समस्याओं के निस्तारण का वादा किया। बता दें कि निर्दलीय प्रत्याशी ने अपने घोषणा पत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा और क्षेत्र के सौंदर्यीकरण को भी प्राथमिकता दी है। किया है, और मैंने आप लोगों के माध्यम से पूरा घोषणा पत्र आप लोगों के बीच में रखा है। मैं इसको जनता के बीच में भी रखूंगी, और मैं ये जरूर बोलूंगी कि आप अगर मेरा घोषणा पत्र पढ़ेंगे तो आपको खुद दिख जाएगा कि वो कितना अलग है, कितना अलग नहीं है। क्योंकि इसमें छोटे स्तर के हमारे जितने ठेकेदार है, छोटे स्तर के जो हमारे व्यापारी हैं, वहां से लेते हुए हम लोग जो बड़े स्तर तक का है वो सब चीज़ कवर कर रहे हैं। हम बच्चों को कवर कर रहे हैं, हम व्यापार को कवर कर रहे हैं, हम स्वास्थ्य को कवर कर रहे हैं, हम शिक्षा को कवर कर रहे हैं, हम संस्कृति को कवर कर रहे हैं, हम पर्यटकों को कवर कर रहे हैं। और ये घोषणा पत्र शायद एक सिर्फ कागज है, जो कि इतना ज़्यादा नहीं मैं उसमें एक्सप्लेन कर सकती और इतना ज़्यादा आपको नहीं बता सकती कि जो मेरे दिमाग में। दिनेशपुर में व्यापार मंडल का चुनाव टल गया है। अब इसे निकाय चुनाव के बाद कराने की तैयारी है। उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक छाबड़ा ने बताया कि वर्तमान में निकाय चुनाव हो रहे हैं, लिहाजा उद्योग व्यापार मंडल के चुनाव में देरी हो रही है। व्यापार मंडल के चुनाव लगातार सिस्टम से चल रहे थे पिछले कुछ समय से। अभी भी मैं कहूंगा कि पिछले दिनों भी चुनाव हुए हैं। चुनाव प्रक्रियाएं बहुत जगह चल रही हैं, बहुत जगह सदस्यता अभियान चलाए जा रहे हैं। और जैसे आपने दिनेशपुर की बात की, दिनेशपुर बहुत जल्दी अभी ये छोटे जो समाज जो हमारे सरकार के इलेक्शन है ये निपट जाए, उसके बाद हम लोगों के इलेक्शन लगातार चलते रहते हैं। और हर जगह पूरे प्रदेश में हमारा संगठन बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तकरीबन 400 इकाइयां काम कर रही हैं, और लगभग सब जगह पर हमारा निर्णय है, हमारी सोच है कि हम सब जगह पर इलेक्शन से काम करें। यही व्यापारी के हित में है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 11 और 12 जनवरी को बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग ने सभी पर्वतीय और मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद जताई है। साथ ही 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार बने हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 3 से 4 दिन बाद मौसम में बदलाव के साथ ही ठंड में इजाफा होगा। पश्चिमी विक्षोभ जो है 11 तारीख से आ रहा है, तो 11 और 12 में जो मौसम वो बदलेगा उत्तराखंड में। और आप ये कह सकते हैं कि 11 तारीख को जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उनमें अनेक जगह तक हल्की मध्यम तक की बारिश मिलनी चाहिए, जो अभी दिख रहा है। और जो हमारे अन्य डिस्ट्रिक्ट है या मैदानी क्षेत्र है उसमें कुछ जगहों तक में हल्की बारिश की संभावना 11 तारीख को दिख रही है। 12 को भी एक्टिविटी थोड़ी दिख ही रही है, तो 12 को भी आप ये कह सकते हैं कि हिल्स में जो है कुछ जगहों तक में वो रहनी चाहिए हल्की बारिश बर्फबारी। जहाँ तक बर्फबारी का सवाल है तो वो 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं उस पर आसपास ही रहेगी, बहुत नीचे नहीं आ पाएगी क्योंकि तापमान बहुत कम हो नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह की स्थिति रहेगी। और उसके बाद फिर मौसम आगे जो है 13 तारीख से
साफ होना शुरू हो जाएगा तो आगे फिर साफ है मौसम। रुड़की के अकबरपुर गांव में स्टेट बैंक की मिनी ब्रांच के संचालक पर करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। ग्रामीणों की माने तो आरोपी घोटाला कर फरार हो चुके हैं। ऐसे में नाराज ग्रामीणों ने बुधवार को मंगलौर में मौजूद स्टेट बैंक की मेन ब्रांच के बाहर हंगामा काटा और अपनी गाढ़ी कमाई की वापसी की मांग की। उधर मेन ब्रांच ग्रामीणों को जाँच का हवाला दे रही है। उसका जो जिसके नाम से शाखा थी वो उसका नाम प्रणव था, तो लेकर 10-12 करोड़ रुपया लेकर भाग गया। 10-12 करोड़ रुपया लेकर भाग गए। गरीब आदमी बेचारे, किसी ने अपने क्या नाम शादी, लड़की की शादी करनी थी इसलिए इकट्ठे कर रखे थे। भाई लड़की की शादी करोगे, एक मरा वो क्या नाम गाँव का 3.5 लाख रुपया, चाचा 3.5 लाख रुपया इन्होंने इकट्ठे कर रखे थे। लड़की मार्च में लड़की की क्या नाम वो दे रखी थी, शादी की तारीख दे रखी थी। 3.5 लाख रुपया उसमें इकट्ठे कर रखे थे, लेकर सभा गया वो। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में होने वाले नेशनल गेम्स का उद्घाटन कर सकते हैं पीएम मोदी। शीतकालीन प्रवास यात्रा पर भी पहुंचने की संभावना। सीएम धामी से मुलाकात के बाद जगी उम्मीदें। उत्तराखंड को केंद्र से मिली बड़ी सौगात। 14 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मिली स्वीकृति। बिजली उत्पादन में होगा इजाफा। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर शिकंजा। शासन के आदेशों पर चल रही मदरसों की जांच में हुए चौंकाने वाले खुलासे। बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहे 100 से अधिक मदरसे। और हरिद्वार मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड पर दिए जाने के खिलाफ छात्रों का आंदोलन। हेल्थ डिपार्टमेंट ट्रस्ट को सौंपने की कर रहा तैयारी। छात्रों को सता रही भविष्य की चिंता।